अगर तीनों खान में आपको किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए कि उन्हीं के साथ आपको काम करना है, ये बहुत आप ही किसको चुनेंगे? ये तो बहुत ही आगे जाके मुझे काम ना मिले, ये वो वाली बात हो जाएगी। ये कहा जाता है कि तीनों खान वो खुद चूज करते हैं कौन उनके अपोजिट एक्ट्रेस होगी, ऐसा है? ऐसा है, वो खुद चूज करते हैं? ये ऐसा तो है क्योंकि उनका एक्चुअली ओहदा इतना बड़ा है। सलमान खान की हम बात कर रहे हैं, क्या सलमान खान बिग बॉस भी काफ़ी अरसे से होस्ट कर रहे हैं, तो कभी ऐसा ऑफर आया आपके पास बिग बॉस का या फिर जाने का कभी प्लान? एक्चुअली मैं चाहती तो थी एक टाइम पे, पर फिर मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस में जाकर ना आपके कैरेक्टर की बड़ी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो एक्ट्रेस के तौर पे आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था और उसका एक्सपीरियंस क्या था? देखा जाए तो मेरा पहला प्रोजेक्ट कभी रिलीज ही नहीं हुआ। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच को लेकर के बहुत ज़्यादा बातचीत होती है ना? और ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोग इसके शिकार हुए हैं, होते हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ कोशिश की गई हो? नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं हमारा ये स्पेशल पॉडकास्ट। और आज की अपने इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम आपको एक टैलेंटेड एक्ट्रेस से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने टीवी की दुनिया से लेकर के बॉलीवुड में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता है और कई सारे फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में इन्होंने काम किए हैं और ये किसी तारीफ की मोहताज भी नहीं है। तो चलिए सीधे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाइनी दीक्षित। शाइनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला, आप स्टूडियो आई। शाइनी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी उपस्थिति हर घर में रहती है, टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से आपने इतने सारे काम किए हैं, तो इतना सब कुछ अचीवमेंट मिलने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? आई थिंक पहली बात तो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए एंड इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। एंड मुझे आई थिंक अच्छा ही फील होता है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस। आई फील नाइस। तो ये बताइए कि आपने शुरुआत कैसे की थी? क्या शुरू से ही ये चीज़ें थी कि आपको एक्ट्रेस ही बनना है? हाँ, हमेशा से यही था बहुत क्लियर कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है। एंड आई थिंक बचपन से ही मुझे आई वॉज अवेयर कि मुझे यही करना है। पर इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछना है? नहीं, क्वेश्चन मेरा यही है कि आपको एक्ट्रेस ही बनना था, आपने करियर के तौर पे यही चुना था, या फिर ऐसा कई होते हैं ना कि उन्हें ऐसा लगता है कि करियर के तौर पे वो किसी और लाइन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उनका कुछ और करियर होता है, लेकिन किसी भी तरीके से इत्तेफाक कुछ हो जाता है कि वो एक्टिंग फील्ड में आ जाते हैं। नहीं, मैं स्टाइलिंग का कोर्स भी मैंने कॉलेज में जो किया था पर्ल से, उसमें भी मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मुझे था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। बट मेरा जो कॉलेज है वो नेटवर्किंग में मेरी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, तो शायद क्या पता मुझे कोई ना कोई ऐसे मिल जाए मेरी जर्नी में, जो कि हुआ भी था, बिल्कुल एक्चुअली हुआ था। मेरे कॉलेज की वजह से मैं फेमिना स्टाइल डीवा का पार्ट बनी थी, तो अच्छा, एग्जैक्टली आई थिंक आई वाज ऑन द राइट पाथ। हमेशा से मुझे एक्ट्रेस बनना था। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि वो करना कुछ और चाहते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। तो आप चूंकि एक्ट्रेस बनना शुरू से ही चाहती थी, तो आपकी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव होगी। हाँ, मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी। मेरे फादर और मेरी मदर दोनों ही काफ़ी सपोर्टिव थे। सो या तो एक्ट्रेस के तौर पे आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था और उसका एक्सपीरियंस क्या था? देखा जाए तो मेरा पहला प्रोजेक्ट कभी रिलीज ही नहीं हुआ। अच्छा। वो था एक टीवी शो। और इत्तेफाक की बात यह है कि जो मेरा शो है जिसमें आप मेरे मेरे शो में आप भी एक अच्छा। कैरेक्टर जो आपने प्ले किया है, उस शो के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उन्हीं का शो था। अच्छा। और वो कभी रिलीज नहीं हुआ, सोनी के लिए था। अच्छा।
तो उसके बाद फिर मैंने एक और शो किया जो कि एक्चुअली काफ़ी बड़ा शो था एंड मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा थी। उस शो का नाम था जोधा अकबर, जी टीवी पे जो बालाजी टेलीफिल्म्स का था। तो बस मैं मुंबई गई थी और बस मैं ऑडिशंस देती थी एवरी डे। तो ऑडिशंस दे देकर मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लोग मिलते थे एंड आई थिंक आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरी हेल्प करी। तो आपने ये ट्रेनिंग वगैरह एक्टिंग वगैरह कैसे सीखा? एक्टिंग मैंने ऑन बोर्ड ही सीखा बिकॉज मैं जितना जितना सेट पर रह के सीख सकती थी, जितने मैं बेटर अपने को एक्टर्स से सीख सकती थी, उतना मुझे नहीं लगता कि मैं अगर थिएटर करती फिर उस वो करने के बाद मैं आती तो मेरा ना काफ़ी टाइम चला जाता उस चीज़ में। तो मेरे पिकअप स्किल्स बहुत फास्ट है तो उस वजह से मैं सेट पे रहती थी, चाहे वो 1 डे जॉब हो 2 डे जॉब हो, मैं वो करती थी। और मैं अपने को एक्टर्स से काफ़ी कुछ सीखती थी कि वो कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, उनकी कंडीशनिंग क्या रही है। तो उससे मुझे पता चलता था कि वो कैसे एक्टिंग करते हैं। और एक्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपकी कंडीशनिंग पे बहुत डिपेंड करती है कि आपके अपब्रिंगिंग पे कि आपने क्या क्या देखा है ज़िंदगी में, आपके एक्सपीरियंसेस। तो मैंने उसी से सीखा। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स भी ली। अच्छा। काफ़ी प्रोजेक्ट्स करने के बाद मैंने काफ़ी सारी वर्कशॉप्स भी ली। तो कभी आपको डर लगा, जैसे कि पहला एक्सपीरियंस जो होता है ना कि आप एज अ एक्ट्रेस जा रही हैं, कैमरा खुला, डायरेक्टर ने एक्शन बोला, तो एक अंदर थोड़ी सी दिल की धड़कन तेज होती है स्टार्टिंग टाइम में, बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस, तो क्या आपको डर लगा था ऐसा कुछ? नहीं तो नहीं थोड़ी से तो डरी होंगी। नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था, डर तो नहीं लगा था बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे लगता है मुझे हमेशा से कैमरा से बहुत प्यार है और मेरा एक रिलेशनशिप है कैमरा के साथ। अच्छा। तो मुझे नहीं डर लगा क्योंकि मैं हमेशा से जो भी मुझे कैरेक्टर दिया जाता था आई यूज्ड टू बिकम पार्ट ऑफ इट। अच्छा। तो मुझे डर तो नहीं लगा कभी भी। एक बट आर्टिस्ट। मुझे इंटरव्यूज और फिजिकल अपीयरेंस जो अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग होती है, मुझे उससे थोड़ा डर लगता है। अच्छा। इसके अलावा एक ये भी होता है कि आर्टिस्टों के जिंदगी में ये भी देखा जाता है कि बुरे वक्त आते हैं, है ना? ऑफ कोर्स। वो किसी भी तरीके से आ सकते हैं, आप फाइनेंशियली या फिर काम नहीं मिलना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी दौर आया? टचवुड नहीं, मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे काम ना मिला हो। बट रोड ब्लॉक्स आए हैं, जैसे फैमिली में कोई इशू हो गया जिसकी वजह से शायद आई हैव टू गो थ्रू सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स। बट काम के साइड से आई हैव बीन लाइक रियली लकी कि काम तो मेरे पास हमेशा था। बट जब आप एडिक्ट हो जाते हो काम करने के लिए, मतलब जैसे आप टीवी शो करते हो तो आपको रोज की आदत हो जाती है टीवी शो करने की और रोज जॉब पे जाने की। तो उस पैटर्न से बाहर निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको ग्रो करना है इन लाइफ, अब टीवी शो करने के बाद अगर आपको फिल्म्स या वेब शो करने हैं तो आपको 20 दिन या मे बी 2 महीने या 3 महीने तक कुछ नहीं मिलेगा। तो उस ब्रेक में आप क्या करोगे? तो मैंने सोचा कि मुझे एक्टिंग पे फोकस करना चाहिए और मैं जितनी बेटर एक्टर बन सकती हूँ उतना बेटर एक्टर मुझे बनना चाहिए, ताकि जो प्रोजेक्ट मुझे नेक्स्ट मिलने वाला है मैं उसके लिए काफ़ी प्रिपेयर्ड रहूँ। मतलब ये जो गैप होता है काम मिलने के और छूटने के बीच का, तो उसमें आप अपनी एक्टिंग पे ही ज़्यादा मेहनत करती हैं? फोकस करती हूँ। अब तक आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो इसमें अब तक का सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट आपका क्या रहा है और उसे कैसे हैंडल किया आपने? आई थिंक सीरियस चीज़ें करना तो फिर भी बहुत इजी होता है, जैसे रोना, गंभीर रहना। मुझे लगता है वो बहुत इजी है टू इमोट। बट टफ होता है कॉमेडी करना, क्योंकि वो बिल्कुल टाइमिंग का गेम है। तो मैंने 2 कॉमेडी शोज करे हैं। तो एक में मैं उल्टा बात करती थी और एक में मेरा एक एक्सेंट था। बट नेचुरली आई थिंक आई एम ब्लेस्ड फ्रॉम गॉड्स एंड कि कॉमेडी भी नेचुरली मेरी टाइमिंग मैच हो जाती थी विद को एक्टर्स, क्योंकि वो को एक्टर की टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है। तो मेरे लिए कॉमेडी थोड़ी सी टफ थी। तो किस तरह का कैरेक्टर था वो? एक तो था जिसमें मैं पूरा उल्टा बात करती थी, जैसे कोई भी सेंटेंस को उल्टा बोलना। जैसे अगर कुछ एग्जांपल? रहे हो क्या कर अच्छा, रहे हो क्या कर क्या रहे हो, या रहे हो क्या तो कर, ऐसा उल्टा? पूरा उल्टा बोलना। तो अच्छा। वो एक शो था राम प्यारे सिर्फ हमारे, उसमें मेरा एक कैरेक्टर था चेरी का। अच्छा।
तो कॉमेडी में आपको कब ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, या कभी कभी आपको ओवर एक्टिंग भी करनी पड़ती है कॉमेडी के लिए। जितने भी आपने शोज देखे होंगे, FIR या भाभी जी घर पर है, तो थोड़ी थोड़ी कभी कभी करनी पड़ती है। बट वही वो ओवर करने में थोड़ा सा मुश्किल होता था कभी कभी। बट आई थिंक वही मेरे लिए टफ था। रोना कभी कभी मेरे लिए टफ हो जाता है। अच्छा, क्योंकि किस सिचुएशन? जैसे कि मुझे बोला जाए कि रो, तो मेरे दिमाग में आ जाता है कि अब रोना है। अच्छा। तो वो रोने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होता है, अच्छा। जो एक्चुअली में हम लोगों को मिलता नहीं है। अगर आपने देखा होगा सेट पे, हमें इतना टाइम नहीं दिया जाता है अपने कैरेक्टर में आने के लिए। आसपास बहुत आवाजें होती हैं और काम चल रहा होता है, और किसी को ना वो नहीं दिख रहा होता कि एक एक्टर बैठा है तो वो एक साइलेंस और डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। तो वो काफी लोग नहीं करते हैं। प्रेशर उनके ऊपर भी तो होता है। उनका प्रेशर मैं समझती हूँ, तो पर लेकिन वो अपना प्रेशर एक्टर पे डाल तो देते हैं। जब सेट पे एक्टर आ गया है, हाँ। आप उससे पहले अपना काम कंप्लीट कर लो ना। हाँ। मतलब वही तो, अगर हम आपके काम की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो वाली चीज है। आई बिलीव कि हमें टाइम देना तो चाहिए। ये जो भी दिक्कत आती है आपको या फिर आई ऐसा कुछ कैरेक्टर प्ले करने में, तो इसको हैंडल आप कैसे करती थी या करती हैं अभी? आई थिंक मैं किसी को पता नहीं चलने देती। मैं कुछ तो आप तरीका अपनाती होंगी, जैसे कि आपने कहा कि मेरे को रोने का कैरेक्टर प्ले करना है, लेकिन रोना आ नहीं रहा है, उस कैरेक्टर में मैं घुस नहीं पा रही। मैं एक्सप्रेशंस देने लगती हूँ, और आप मेरे से इनसाइट्स पूछ रहे हो, पर मैं और ज्यादा नहीं दे सकती क्योंकि फिल्म मेकर्स को पता चल जाएगा ना कि मैं क्या करती हूँ। तो मैं आपको और वो इनसाइट्स ट्रिक नहीं बताना चाह रही है? नहीं, अगर मैं सबको अपनी ट्रिक्स बता दूंगी तो कैसे चलेगा। क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स ये होते हैं कि वो ये कहते हैं, मैंने बहुत सारे एक्टर्स के इंटरव्यू सुने, वो ये कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में जाने के लिए, या फिर रोना है या फिर ऐसा कुछ भी सिचुएशन है, तो वो पास्ट में जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हुई हों, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, तो वहाँ पे वो जाते हैं पास्ट में, उसको अपने दिमाग में बिठाते हैं, वो सोचते हैं, फिर उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं। तो ऐसा होता है? वो मैंने बहुत किया था पहले। अच्छा। जितने भी मैंने ये कैरेक्टर्स वर्क किए नहीं थे, किया? नहीं वर्क किया था, पर मेरे लिए बहुत हार्मफुल था। क्योंकि आपको पता होगा एज एक्टर्स जो इमोट करना होता है, वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव, एंड वी आर वेरी सेंसिटिव, दैट्स व्हाई वी आर एक्टर्स। तो वो जब इमोट करना होता है ना, तो सडनली क्या होता है ना कि आपको पास्ट में नहीं जाना चाहिए। अगर वो आपको कैरेक्टर ब्रीफ दे रहे हैं, आपको कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं, आपके कैरेक्टर की हिस्ट्री बता रहे हैं, तो आप अपने कैरेक्टर की हिस्ट्री में जाओ ना, कि उस कैरेक्टर ने हर दिन कैसे जिया होगा, उस कैरेक्टर को ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या क्या चीजें हुई होंगी जिस वजह से वो रोना चाहता है। मैं क्यों जाऊं अपनी जिंदगी में, और मैं अपनी जिंदगी को उस कैरेक्टर की जिंदगी से इतना ज्यादा अगर अटैच करूंगी तो वो बहुत ज्यादा मेरे अंदर चला जाएगा, और फिर वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से फिर डिप्रेशन होता है इन रियल लाइफ। आपने तो जवाब तो दे ही दिया, ट्रिक तो बता ही दिया। तो आपने दिमाग से पूछ ही लिया, पर वो मेरा ट्रिक है ही नहीं ना, मेरा ट्रिक कुछ अच्छा, और ये है। आपका ट्रिक नहीं है, ये मेरा आपने ये ट्रिक जो नहीं बताया है। तो बहुत ये कुछ एक आसपास बेसिक तो... है। ये मैं अपना ट्रिक तो कभी भी नहीं बताऊंगी, मैं बताने वाली थी पर मैं चुप हो गई। अच्छा, तो कॉमेडी की टाइमिंग को लेकर के कैसे करते हैं? आपने बताया ना कि वो भी आपके लिए टफ था। वो मेरे लिए इसलिए टफ था क्योंकि को एक्टर की बात पे मेरी बात डिपेंड करती है। अच्छा। आपने जैसे कोई क्यू दिया, अगर मुझे वो क्यू याद नहीं है, अगर मैंने आपकी लाइंस नहीं पढ़ी है, सिर्फ अपनी पढ़ी है, जो कि मैक्सिमम एक्टर्स करते हैं, वो बहुत ही सेल्फिश कहलाया जाता है कि दूसरे की लाइंस ना पढ़ना और अपनी पढ़ लेना। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि आपके क्यू पे मेरा क्यू बनता है। जैसे आपने बोला तुम ऐसे कैसे सोचते हो, तो मेरा ये क्यों है कि सोचती मैं ऐसे हूँ, इसलिए ऐसे ऐसे, तो इसीलिए पूरा वो पढ़ के, तो कभी कभी क्या होता है ना, एक्टर्स सब अपनी पढ़ते हैं और उस वजह से प्रॉब्लम होती है कि ओ उन्होंने क्या मतलब बोला लिखा था ये वो, तो वहाँ पे फिर टाइमिंग प्रॉब्लम होती है, फिर रीटेक्स होते हैं, फिर वो पूरा। इसीलिए कॉमेडी का मुझे लगता है कि पहले एक माहौल सेट होना चाहिए, फिर वो बार बार करके एक बार में आ जाता है। और जब आप कॉमेडी कर रहे होते हो ना, तब आपको पता नहीं चल रहा होता कि कॉमेडी हो रही है, मतलब एक्टिंग ही लगती है, पर वो एंड रिजल्ट में पता चलता है कि एक्चुअली में अच्छी कॉमेडी हो गई। तो कुल मिलाकर के आपके इसमें ना को एक्टर का भी जो रोल है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत जरूर, कि को एक्टर अगर अच्छा है तो फिर आपका भी परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। मुझे नहीं लगता कि सोलो मोनोलॉग बहुत कम ही लोग पुल ऑफ कर पाते हैं, जैसे कि कार्तिक आर्यन ने करा है, आपने देखी होगी वो पिक्चर।
वो एक कॉमेडी मोनोलॉग है, जो सोलो मोनोलॉग है, वो बहुत ही कम लोग पुल ऑफ कर पाते हैं, एंड हैट्स ऑफ टू हिम कि उसने कर लिया। पर को एक्टर की जरूरत तो पड़ती ही है, उसमें भी रिएक्शंस तो लगे ही हैं ना को एक्टर्स के, तो मुझे लगता है को एक्टर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोलो कैरेक्टर पे बहुत ही कम फिल्म बनी होंगी जो हिट हुई होंगी शायद। तो कोई को एक्टर के साथ ऐसा आपका कुछ एक्सपीरियंस, अच्छा बुरा, कभी किसी सीन में हुआ हो? ऐसे तो बहुत हैं एक दो शेयर कीजिए। अच्छे या बुरे? अच्छे बुरे दोनों ही कीजिए। अच्छे तो काफ़ी रहे हैं, बुरे बहुत कम रहे हैं। जैसे बुरे में ये होता है कि मैंने काफ़ी एक्टर्स में देखी है ये चीज़, वो चाहते हैं कि उनकी स्क्रीन स्पेस ज़्यादा हो, वो ज़्यादा दिखें, और वो आपको कहीं ना कहीं एक्टिंग में भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको पता चल जाता है। तो वो चीज़ मैंने देखी है काफ़ी। कुल मिलाकर के वो कैरेक्टर वाइज आपके ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश होना करते चाहते हैं, राइट राइट राइट। ताकि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर लोग देखें तो उनको नोटिस करें। पर इंटेंशंस आई थिंक इवेंचुअली पहुंच ही जाती हैं हर किसी के पास। वो सिक्स सेंस में पता चल जाता है एग्जैक्टली ये क्या चाह रहे हैं और ये कौन है और क्या है, क्योंकि मेकर्स तो इतने लोगों के साथ काम कर चुके हैं कि वो अच्छे से पहचान जाते हैं। ये आपके साथ भी तो हुआ होगा ना? वही तो बोल रही हूँ कि ऐसे फिर हुआ आपने है। कैसे हैंडल किया उस, मतलब बाय नॉट देखिए रिएक्टिंग। आप एक्ट्रेस हैं, तो इन फ्यूचर भी आपके साथ इस तरीके की चीज़ें होंगी तो आपने कुछ तो कैसे हैंडल करती हैं आप, अब तक कैसे हैंडल करते हुए आई हुई हैं? बाय नॉट रिएक्टिंग टू इट, जस्ट इग्नोरिंग इट, बस फोकस ऑन माई थिंग, और सिर्फ अपने एक्टर्स से बहुत अच्छे से बात करके कि सर ये सीन क्या हम ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो मैं थोड़ा सा अपना एक इनपुट दे सकती हूँ क्या, तो शायद उनको भी रिस्पेक्टफुल फील होता है। अब मैं उनके डोमिनेटिंग कैरेक्टर पे तो काम कर नहीं सकती। और अगर वो ना समझें तो फिर ना समझें, फिर मैं अपनी करूँगी। तो फिर ये भी हो सकता है कि मैं अपना बोरिया बिस्तर उठा के निकल रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ। आई थिंक क्या पता आगे हो जाए, यू नेवर नो। ये बताइए कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच को लेकर के बहुत ज़्यादा बातचीत होती है ना? और ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोग इसके शिकार हुए हैं, होते हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ कोशिश की गई हो, या फिर ऐसी कुछ भी ऐसा इंसिडेंट कि लोगों ने इस तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की हो, या फिर ऐसा कुछ? नहीं, मेरे साथ तो शायद कभी किसी ने मुझे डायरेक्टली तो कभी अप्रोच करने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि मैंने ऐसा और ही रिप्रेजेंट नहीं करा अपना। तो आई थिंक आई एम वेरी लकी व्हेन इट कम्स टू लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज माय फादर एंड माय मदर वाज वेरी सपोर्टिव, वर एंड आर वेरी सपोर्टिव। वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक मैं काम से काम रखती हूँ, तो वो दिख जाता है नहीं, शायद। एक होता है ना कि जैसे कि जो बाहरी होते हैं, आउटसाइडर जी हैं कहते हैं बॉलीवुड में, तो उनके साथ आमतौर पे ये चीज़ें आती हैं। कास्टिंग काउच की कई सारे केसेस आते हैं, अखबार में आप पढ़ लीजिए, टीवी में देख लीजिए। बहुत सारे एक्ट्रेस होती हैं जो कई सालों के बाद वो अपना मुंह खोलती हैं, बताती हैं कि मेरे साथ ऐसे चीज़ हुई या फिर कोशिश की गई। आई थिंक उनको उसी टाइम मुझे लगता है कि हाँ, ताली दो हाथों से बजती है, और उनको उसी टाइम हम्म उसी वक्त जो हो रहा है उसके लिए बोलना चाहिए। तब वो क्यों डर के बैठ जाते हैं, उस समय क्यों नहीं बोलते, उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है तो क्यों बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों दोनों एंगल्स की बात है, क्योंकि कोई किसी को अपने ऊपर फोर्स नहीं कर सकता, और ये हमारी इंडस्ट्री की नहीं, हर इंडस्ट्री की ऐसी बात है। तो हमारी इंडस्ट्री को ज़्यादा ऊपर दिखाया हुआ है क्योंकि हमारे पास मीडिया ज़्यादा है, ग्लैमर वर्ल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, पर आई बिलीव ये सब कुछ हर इंडस्ट्री में ही होता है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। तो आप कैसे चीज़ों से डील करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे साथ तो टचवुड अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और अगर किसी ने मेरे साथ ज़रा सी स्टूपिड बात करने की भी कोशिश करी है तो मैंने वहीं उसको सिंपली बोल दिया है कि यार मैं कॉप्स को बता दूंगी, और सिंपल, तो वो बैक ऑफ हो जाते हैं अपने आप ही। तो ये काम का असर पड़ता है इसके ऊपर? इससे काम मिलने ना मिलने का इससे कुछ रिलेशन? नहीं ऐसा कुछ नहीं? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं माना है कि काम ना मिले। अगर आप काबिल हो तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा मानना है। चलिए, बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर के भी बहुत सारी बातें होती हैं, तो इस नेपोटिज्म वाले एंगल को, मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? नेपोटिज्म पे आप क्या कहेंगे? नेपोटिज्म पे मैं ये कहूँगी कि ऑन अ बिगर पिक्चर देखा जाए तो लोगों को लगता है उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कहीं ना कहीं हर किसी को लगता है कि मेरा जो चांस है वो कट हो रहा है, जो कि एक्चुअली अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये वो। पर मैं ये सोचती हूँ कि जो नेपोटिज्म के बारे में, उनके भी मॉम डैड जो हैं, जो उनके भी जनरेशन है,
उनके साथ भी उन्होंने भी हार्ड वर्क किया होगा अपनी लाइफ में, उन्होंने भी अपना नाम बनाया, तभी जाके वो अपने आगे की उसको दे पा रहे हैं ना, अपने आगे के बच्चों को अपनी ही चीज़ों को दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पापा कुछ काम करते हैं और वो मुझे देना चाहते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो गॉड्स विल है और वो गॉड्स विश है कि उनके पेरेंट्स ने इतना हार्ड वर्क किया है कि उनको भी मिल पा रही है वो चीज़। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो ठीक लेकिन है। इसमें ये तर्क दिया जाता है ना कि इसका आर्ग्यूमेंट ये है कि इसमें जो रियल टैलेंट होता है वो दब जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रणबीर कपूर को देखो तो रणबीर कपूर रियल टैलेंट भी है और हर चीज़ है, और मुझे लगता है कि उसके जैसा एक्टर अगर है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी इंडस्ट्री के पास कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही अच्छी से एक्ट भी कर सकता है, और रियल टैलेंट तो नहीं दबता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो कि बड़े नाम हैं लेकिन उनके बच्चे कभी भी चले नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनकी काबिलियत ही ऐसी थी या जो भी था, आई डोंट नो। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही प्रोज एंड कॉन्स वाली बात है। एक नए एक्टर के तौर पे किसी फिल्म में काम पाना कितना मुश्किल होता है? एक नए मतलब किस एक्टर, तरीके का स्ट्रगल करना पड़ता है? आप बिल्कुल ही, आपका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, और आप बिल्कुल नए हैं, तो उनके लिए काम पाना किसी फिल्म में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री करना क्या मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब आप अपनी सोल सेल नहीं कर रहे हो, आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो, आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो और स्मार्ट वर्क कर रहे हो। स्मार्ट वर्क मेरा मतलब है आप नेटवर्किंग पे काम कर रहे हो, और नेटवर्किंग भी ऐसी कि आप काम कर रहे हो तो 10 लोग आपसे मिलते हैं, आपके काम को समझते हैं, देखते हैं, और उनको लगता है कि इस इंसान को मुझे आगे भी लेना चाहिए। तो वो लेते हैं या नहीं लेते हैं वो आपके वक्त के ऊपर है। और ये वो जो वक्त वाली चीज़ है वो एक्चुअली में मैटर करती है, क्योंकि वक्त कब आएगा, ये चीज़ मुझे बिलीव है कि किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। और किस्मत से मेरा मतलब है भगवान जो आपके कर्म हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका वक्त कब आएगा। लेकिन तब तक आप हाथ पे हाथ रख के तो वैसे भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो भी भगवान की मर्जी है। तो आप मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, इवेंचुअली आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे बट ये है कि ये जो पूरा व्हील है इसमें आप टायर्ड हो गए या आप बैक ऑफ टायर्ड आप हो सकते हो, आप रेस्ट कर सकते हो थोड़े महीने, लेकिन आपको वापस बाउंस बैक करना है और करते रहना है, क्योंकि आपको ये नहीं भूलना कि आपने अपना करियर स्टार्ट क्यों किया था। और अगर आपने करियर स्टार्ट किया था तो इस बीच में अगर आप नहीं रुकोगे तो आप इवेंचुअली पहुंच जाओगे। लेकिन बहुत मुश्किल होता है फिल्म पाना, एक फिल्म भी। जैसे कि मैंने एक फिल्म करी थी बहुत पहले 2015 में, तो उसमें मेरा बहुत ही एक छोटा कैरेक्टर था। और मैंने ये देखा है कि फिल्म में आपका एक हेट स्टोरी 3 एक छोटा सा कैरेक्टर भी बहुत नोटिस होता है, लोग पहचानते हैं अगर आप किसी भी फिल्म में आ जाते हैं तो फिल्म की वो पावर है। तो अगर आप सोचो मेन लीड करना चाह रहे हो तो उसमें वक्त तो लगता है। जैसे अमिताभ बच्चन हैं, ही इज़ अ लेजेंड इन आवर कंट्री व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत कर करके वो इस मुकाम तक पहुंचे थे कि उनको एक पहली पिक्चर मिली। उन्होंने कैमियोज करे साथ हिंदुस्तानी में, फिर उसके बाद उन्होंने राजेश खन्ना के साथ कैमियो ने सेकंड लीड किया। फिर उसके बाद जाके उन्होंने कितनी फ्लॉप्स दी, उसके बाद जाके उनको एक मौका मिला, फिर दीवार से वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो मुझे लगता है अगर उनको भी वक्त लगा है तो सब, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मुझे भी काफी वक्त लग रहा है। तो इस प्रोसेस में एक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशंस भी होते हैं, प्रताड़ित किया जाता है 100%। तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं आमतौर पे? पैसों की प्रॉब्लम मैक्सिमम टाइम्स, क्योंकि अभी जिस जनरेशन में हम काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता पहले क्या सिनेरियो था, क्योंकि मैं तब इन्वॉल्व ही नहीं थी और मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट ही नहीं थी। तो जब से मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ मुझे ये समझ में आता है कि पैसों को लेकर एक्टर्स को बहुत मैनिपुलेट किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, और भी बहुत तरीकों से। जैसे अगर आपकी कोई टीम बन गई है वो आपको बहुत ऊपर चढ़ा देती है, जब जैसे कि आप कुछ हो भी नहीं, उस मुकाम पर भी नहीं हो, फिर भी आपको मैनिपुलेट करते हैं, अरे मैम आप ये हो, आप वो हो। इन सब चीज़ों से बहुत बच के चलना होता है। अच्छा, कि मतलब आप एक कहावत है ना, चने की झाड़ पे चढ़ा देना, एग्जैक्टली वही होता है। इन सब चीज़ों से बहुत बच के चलना पड़ता है कि कहीं इनकी बातें आपके जरा से भी दिमाग पे असर कर गई तो फिर आप तो खत्म हो।
तो मतलब ग्रुपिंग भी बहुत ज्यादा होती है। ग्रुपिज्म तो होती है, हर कहीं होती है। और जो पैसों को लेकर के आपने बातें कही, तो क्या इसमें क्या कि पैसे टाइम पे नहीं मिलते हैं? पैसे टाइम पर नहीं मिलते, पैसे कभी कभी लोग फ्रेंडशिप में करते हैं चीज़ें, तो वो तो चलो फ्रेंडली वे में आप एक फेवर कर देते हो उनके लिए भी, और आप काम के भूखे हो। अब जब किसी को दिख रहा है कि ये सामने वाला जो है उसको काम करना है सारा टाइम, तो वो इस चीज़ का भी फायदा उठाते हैं, बिलीव कि इसमें जो एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे जो काम करते हैं, कि एक्टर्स को काम दिलाते हैं, उसके बदले उनमें से पैसे वो लेते हैं। एक्टर्स को काम दिलाते हैं तो वो तो बिल्कुल सही है ना, वो आपको काम दिला रहे हैं, वो आपसे एक कट ले रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो बिल्कुल सही चीज़ है, वो तो बिल्कुल डायरेक्ट राइट वे है। बट उस चीज़ में अगर आप एक्टर को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, उनकी इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहे हो, मैक्सिमम टाइम्स ना लोग यंग एक्टर्स की इनोसेंस का फ़ायदा उठाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कि वो अभी आए हैं, वो ये दुनिया देख रहे हैं, आप उनसे पैसे मांग लेते हो कि अगर आपको एक्टर बनना है तो हमें पैसे दो, और हम, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी होता है ना कि वो देखते हैं नया एक्टर है, दूसरे शहर से आया हुआ है, उन्हें बुलाते हैं, उनको अपने बोतल में उतारते हैं, फिर मैं तुम्हारा पीआर ये करवा दूंगा, इंटरव्यू ये करवा दूंगा, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इस तरीके से वो ठगना शुरू करते हैं, और वो भी बंदा जो होता है नया नया, उसे ऐसा लगता है कि ये मेरे को गाइड कर रहा है, ये सब कुछ होगा, लेकिन एट दी एंड उनका हाथ खाली होता है। अग्रीड। आप मतलब दिल्ली की ही रहने वाली हैं, आप मुंबई में, आपकी मुंबई कर्म भूमि है, वहाँ पे आप काम कर रही हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप? अप एंड डाउन करती हूँ, जब भी कोई शूट होता है या कोई लंबा शूट है तो मैं फिर वहीं रहती हूँ कुछ महीने, फिर मैं वापस दिल्ली आ जाती हूँ, फिर दिल्ली में भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे को ना काम करने की आदत है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे फिर वो कोई बिजनेस हो या कुछ हो, मुझे बस ऑक्यूपाइड रहने की बहुत आदत है। तो मैं दिल्ली में भी ऑक्यूपाइड रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ, तो मैं ट्रैवल करती हूँ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एक एक्ट्रेस के तौर पर आपका सपना क्या है, अगर मैं पूछूं? एक्ट्रेस के तौर पर मेरा सपना क्या है? आई थिंक मुझे डांस करना आता है, मुझे एक्टिंग करना आता है। नहीं, ये तो आपका तो मैं talent बताने है। चाह रही हूँ अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू। तो मुझे लगा इतना भूमिका बांध के जा रहे हो। यार, चलो ठीक है, ठीक है। तो Sorry, मुझे ठीक है। डांस करना आता है, एक्टिंग करना आता है, तो आई थिंक जो भी एक सुपरस्टार वाली जो होती है ना बात, जिससे कि काजोल, प्रीति जिंटा, हाँ। करिश्मा कपूर और हेमा मालिनी, रेखा, जो जो इस लेवल पे ये सारी एक्ट्रेसेस हैं, दीपिका पादुकोण, आई थिंक मैं अपने आप को उस लेवल पे देखती हूँ बचपन से ही। अब वो वहां जाने के लिए मुझे कितना समय लगेगा ये मुझे नहीं पता। अगर तीनों खान में आपको किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए कि उन्हीं के साथ आपको काम करना है, ये तो बहुत आप ही, किसको चुनेंगे? ये तो बहुत ही आगे जाके मुझे काम ना मिले ये वो वाली बात हो जाएगी। इसलिए नहीं, मैं ऐसा किसी ऐसा नहीं क्योंकि होगा। मुझे सलमान खान के साथ भी कभी कभी काम करना है, अच्छा। कभी कभी, क्योंकि ऑफ कोर्स क्यों नहीं करना चाहोगे, पूरी नहीं, दुनिया करना तीनों खान चाहती के है। साथ जाहिर सी बात है आप काम करना चाहेंगे, शाहरुख और खान कोई के भी साथ करना भी, चाहेगा, लेकिन अगर तीनों खानों में आपको एक के साथ काम करना है पहले, जिसने मुझे तो पहले किसको आप अपॉर्चुनिटी, चुनेंगे? इन तीनों में से मुझे जिसने भी पहले अपॉर्चुनिटी दे दी अपने साथ काम करने की, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ ना। मैं नहीं बोलूंगी। मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं अच्छा बोलूंगी। चलिए, सलमान खान ने आपको ऑफर किया, ठीक है, कि आ जाओ काम, उन्होंने दिया, तो आप उनके साथ क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि वो सलमान खान है। ऑफ कोर्स, और उनका स्टारडम इतना अमेजिंग है, तो इसीलिए। अच्छा, तो क्या क्या क्वालिटीज आपको मतलब दिखती हैं तीनों खान में? मुझे लगता इसका है तो कि जवाब दे सकती हाँ हैं हाँ आप, हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अगर मैं शुरुआत करूं, चलिए सलमान खान से ही शुरुआत करता हूँ। सलमान खान का जो ऑरा है, एंड आई फील वो बहुत इनोसेंट है, उनका हार्ट काफ़ी क्लियर है, और उनको ना मैनिपुलेट किया जाता है, तो मुझे लगता है वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, क्योंकि वो इनोसेंट हैं, तो इसी वजह से मैं उनके साथ काम करना चाहूंगी। अच्छा, मुझे सच में लगती है ये बात, पता नहीं कभी क्यों। मिलना हुआ है? नहीं, मुझे पर पता चलता है ऐसा, अच्छा, मुझे लगता है। और मिलना तो कभी भी नहीं हुआ। शाहरुख खान? शाहरुख खान से भी नहीं मिली। शाहरुख खान के साथ काम इसलिए करना चाहूंगी, पहली बात तो वो दिल्ली से हैं, हम्म, दूसरी बात जिस एरिया में मैं पली पड़ी हूँ वो उसी एरिया से हैं, हम्म, तीसरी बात
उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है ना वो बहुत हाई है, और उन्होंने सब कुछ खुद की है, तो इसीलिए वो मैक्सिमम लोगों की इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनको इंडस्ट्री में उनके कोई कनेक्शंस नहीं थे ऑफ कोर्स, और उनको ऊपर लेकर जाने वाले वो खुद ही हैं, और ऑफ कोर्स भगवान है, क्योंकि उनके मॉम डैड नहीं थे। उनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, और वो बहुत हार्ड वर्किंग है, मतलब हार्ड वर्किंग तो सभी हैं, बट एक अलग से पता चलता है कि वो 4 घंटे सोते हैं, जितने भी मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, और सारा टाइम काम करते रहते हैं। उनके बिजनेस स्किल्स इतने अमेजिंग हैं, तो इस वजह से मैं उनके साथ काम करना चाहूंगी कि उनका ऑरा भी बहुत, अब ये तीनों सुपरस्टार्स हैं तो इनके ऑरास तो हैं ही ना, मोर देन लार्जर देन लाइफ। वैसे शाहरुख खान को लेकर के इंडस्ट्री में एक कॉमन सी बात क्या चलती रहती है? एक कॉमन सी बात जो शाहरुख खान के बारे में हर कोई बात करता है इंडस्ट्री में। देखिए, बाहरी तो लोग बात करते ही हैं, ठीक है, शाहरुख खान के फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जो एक कॉमन सी बात को लेकर के बात होती रहती है कि शाहरुख खान को लेकर मैंने उनके बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं है, पता है। मतलब मेरी दीदी जो है वो एक प्रोड्यूसर है, और उन्होंने अपना करियर ही शाहरुख खान की कंपनी के साथ शुरू किया है। मैंने उनके बारे में ना तो कुछ बहुत बुरा सुना है, मैंने बुरा तो शायद कभी सुना ही नहीं है। मैंने शायद सिर्फ अच्छा ही सुना है, और मैंने ये सुना है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, ये मैंने सुना है। ये कहा जाता है कि तीनों खान वो खुद चूज करते हैं कौन उनके अपोजिट एक्ट्रेस होगी, ऐसा है? ऐसा है, वो खुद चूज करते हैं? ये ऐसा तो है, क्योंकि उनका एक्चुअली ओहदा इतना बड़ा है। अच्छा। तो उनके, बट मुझे लग, आई थिंक हाँ ऐसा है। सलमान खान के बारे में तो मुझे पता ही है, और वो खुद ही बोलते हैं कि अपने एक्ट्रेसेस वो खुद ही चूज करते हैं, उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है। शाहरुख के साथ भी उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, वो खुद ही अपनी टीम डिसाइड करते हैं। तो शाहरुख खान, सलमान खान की हमने बात कर ली, आमिर खान। आमिर खान को लेकर के क्या मतलब, उन किस वजह से उनके साथ काम करना चाहेंगे आप? आमिर खान के साथ आई थिंक वो बहुत ही एक्टिंग को लेकर बहुत फोकस्ड है। सो एक्टिंग, वो तो शाहरुख खान भी है। मैंने कहा ना उनके बिजनेस स्किल्स भी काफी सॉर्टेड हैं, तो उनका वो एक कोलैबोरेशन है, एक्टिंग और बिजनेस स्किल्स का दोनों का कोलैबोरेशन है। बट जो आमिर खान है वो एक्टिंग को लेकर आई थिंक उनकी वजह से कहीं ना कहीं सिनेमा चेंज हुआ है। जैसे पीके में उनकी एक्टिंग या दंगल में उनकी एक्टिंग, वो कैरेक्टर के जो रोल्स हैं वो कैरेक्टर को कैरेक्टर मानते हैं। वो किसी भी कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ नहीं प्ले करते, वो कैरेक्टर को कैरेक्टर मान के चलते हैं। कि जैसे कि अब लाल सिंह चड्ढा है, वो इंस्पायर्ड है किसी भी मूवी से, तो उन्होंने हमेशा एक्टिंग को बहुत तवज्जो दी है। इस वजह से मैं उनके साथ काम करना चाहूंगी। उनकी स्टोरीज, जैसे कि ऑल इज वेल वाली मूवी, 3 इडियट्स, वो इतनी अमेजिंग है, पीके इतनी अमेजिंग है, मतलब उनकी चॉइस एंड उनके कैरेक्टर्स, इसीलिए मैं उनके साथ। जाहिर सी बात है, वो दंगल जो आपने कहा कि कैरेक्टर पे ध्यान देते हैं, जैसे दंगल की अगर बात करें तो आपने देखा उनके इंटरव्यूज हैं कि वो पहले उन्होंने वेट गेन किया, ठीक है, और उन्होंने रीज़न ये दिया कि मैं पहले वेट गेन करके सारा शूट कर लूँगा, वो जो भी सीन होगा उसमें, उसके बाद मैं वेट कट करूँगा, कि मेरे पास एक रीज़न होगा कि मैं, तो इस तरीके से एक फिल्म के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करना, 100 kg से ज़्यादा वेट बढ़ाना, फिर उसको कटिंग करके फिर 60 के आसपास लेकर के आना, ये हार्ड वर्किंग तो है, वो तो दिखता है। हार्ड वर्किंग तो तीनों है, हार्ड वर्किंग तो तीनों है, चाहे फिर वो सलमान खान हो, शाहरुख हो या आमिर हो, ये तो कॉमन है, तभी वो हैं जहाँ वो हैं। लेकिन सबकी अलग अलग स्किल्स हैं। जैसे सलमान खान इज वेरी इनोसेंट, शाहरुख खान इज वेरी इंटेलिजेंट, आमिर खान इज वेरी क्रिएटिव। सलमान खान की हम बात कर रहे हैं, क्या सलमान खान बिग बॉस भी काफ़ी अरसे से होस्ट कर रहे हैं, तो कभी ऐसा ऑफर आया आपके पास बिग बॉस का, या फिर जाने का कभी प्लान? एक्चुअली मैं चाहती तो थी एक टाइम पे, पर फिर मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस में जाकर ना आपके कैरेक्टर की बड़ी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, और आपकी जो पर्सनल लाइफ है पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि आप कौन हो और क्या हो। तो वो थोड़ा ट्रिकी है कि वो मेरे लिए कभी वर्क करेगा, मतलब ज़रूरत तो बिग बॉस की मुझे लगता है मुझे है, क्योंकि उससे एक मुकाम तो मिल सकता है, पर वो मुकाम क्या मेरे काम आएगा या नहीं, वो एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। तो मैं हमेशा उस डिलेमा में रहती हूँ, जाना चाहिए या नहीं।
अगर कभी सिलेक्शन हुआ तो। मतलब अगर कभी ऑफर आता है तो आप मतलब जाना पसंद करेंगी, अगर मैं एक शब्द मैं में पूछूं एक्साइटेड तो हो जाऊंगी, तो? अच्छा। फिर उसके बाद सोचूंगी कि क्या करना चाहिए। एक्साइटेड तो मैं of वैसे course। देखती हैं आप बिग बॉस? नहीं, मैंने 3 बिग बॉस देखे हैं, नहीं 2 बिग बॉस देखे हैं। एक तो गौहर खान जिसमें विनर थी वो, और एक सिद्धार्थ शुक्ला जिसमें विनर थे वो। सिद्धार्थ शुक्ला वाला जो एपिसोड पूरा बिग बॉस था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। जब वो खत्म हो गया था ऐसा ऐसा लग रहा था कि अब मैं रोज क्या देखूंगी, अब मैं क्या देखूंगी, ऐसा था। फैमिली का पार्ट सा लाइफ डेली रूटीन का पार्ट सा बन गया था वो बिग बॉस। अच्छा, अभी हम पॉडकास्ट शुरू होने से पहले गॉड फादर की भी बात कर रहे थे। हम्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड का गॉड फादर कौन है, अगर तीनों खान में, तो आप क्या लगता है? रियल गॉड फादर तो मैर्लिन ब्रांडो और अपना अल पचिनो है। हाँ, अल पचिनो। तो अब इंडिया में आप कह रहे हो कि अगर किसी को अगर प्ले करना हो, बॉलीवुड में किसी को बॉलीवुड में गॉड अगर किसी को फादर प्ले का, करना हो, हाँ, गॉड फादर का अगर बॉलीवुड में किसी को वो कैरेक्टर देना, प्ले करना हो, कैरेक्टर प्ले करना हो, या फिर रियल में भी अगर कोई गॉड फादर हो, आपको लगता है कि इन तीनों में से या सलमान खान गॉड फादर हैं बॉलीवुड में? किस सेंस में? मतलब कि रियल लाइफ में भी उनकी जो छवि है, उनका जो इमेज है, बहुत ही। आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल हैं। तो आई थिंक या गॉड फादर तो वही होता है ना जो, पर गॉड फादर तो बेसिकली तब बोला जाता है जब जब जैसे किसी ने मुझे अपनी छत्र छाया के नीचे रख लिया हो और मेरे गुरु से बन गए हो, मेंटोर। हम्म। वही होता है ना गॉड फादर इन अ वे। हम्म। तो आई थिंक तीनों में से कौन है, तीनों ही होंगे आई एम श्योर, किसी ना किसी के लिए। चलिए ठीक है। अगर आपको किरदार चुनने की आज़ादी मिले, कैरेक्टर चूज करने की अगर आपको आज़ादी मिले, तो आप किस तरह का कैरेक्टर चुनना पसंद करेंगी, या उस कैरेक्टर को प्ले करना पसंद करेंगे? मेरे हाँ, एक मैं आर्टिस्ट की हैसियत से पूछ रहा हूँ। मेरा एक ड्रीम था कि मुझे पहले मेरे को एक मुझे सॉरी एक साइको किलर और साइको, बिल्कुल जो एक साइको लड़की होती है उसका कैरेक्टर करना था। वो मैंने कर लिया रिसेंटली। वो मेरा ड्रीम था कैरेक्टर करना। और वो एक फेस्टिवल फिल्म के लिए मैंने किया है कि एक लड़की है जिसकी शादी के पीछे जो ये लड़की है, ये कैरेक्टर है जिसकी वजह से वो पागल हुई है। तो ये फेस्टिवल फिल्म के लिए है, जो कि सारा खान जिसमें मेन लीड है। तो अब ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा इनसाइट्स तो दे नहीं सकती। तो मेरा जो कैरेक्टर है वो ये है कि उनको उनकी कैरेक्टर को वो डैमेज कर देता है और उनको अजाइलम तक पहुंचा देता है। ये बैक स्टोरी है। तो हार्डली 2-3 सीन्स हैं, उस 2-3 सीन्स में भी बस आंखों से बात करनी थी। सोचो कितना टफ होगा। सिर्फ आंखों से दिखाना है कि आप कितने पागल हो। और तीसरा, उसका एक ऐसा सीन था जो बहुत ही, जब आप पिक्चर देखोगे तो पता चलेगा कि ये कैरेक्टर बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब्ड है। अच्छा। तो वो मेरा एक कैरेक्टर ड्रीम था, वो मैंने कर लिया है। अब आगे क्या मिलेगा वो मुझे नहीं पता। वैसे आप क्या किस तरह के कैरेक्टर करना पसंद करेंगे आगे? एक तो आपका ड्रीम पूरा हो गया। एक तो हो गया। हाँ, दूसरा कोई? दूसरा, एक्चुअली जब मैं आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे इतने अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें हो रही हैं ना, तो मुझे लगता है कि बहुत टफ है चूज करना कि आप क्या प्ले करना चाहोगे। रियल लाइफ से इंस्पायर्ड या, अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ मैं एक्चुअली एक एक स्टार की जर्नी, जो इंटरनल जर्नी एक कैरेक्टर की होती है, वैसा कोई कैरेक्टर करना चाहूंगी कि क्या जो इस ओहदे पे पहुंचा है। आई थिंक आई वुड लाइक टू डू अ बायोग्राफी। अच्छा, हाँ, किसकी बायोग्राफी अगर मैं पूछूं? किसकी बायोग्राफी, ये टफ है। मधुबाला, अच्छा। मधुबाला या मीना कुमारी, इन दोनों में से किसी एक की। चलिए, अगर टीवी सीरियल्स, फिल्म, इसके अलावा एक और ऑप्शन में मतलब ऑप्शनल है ओटीटी प्लेटफॉर्म। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, फिल्में भी आ रही हैं। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के आ जाने से आपको लगता है कि जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, जो नए नए एक्टर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा काम मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे वो काम कर रहे हैं?
मतलब कुल मिलाकर के ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप कैसे देखती हैं? मैं बड़े अच्छे तरीके से देखती हूँ और मुझे बहुत दर्द होता है जब मैं देखती हूँ कि बड़े अच्छे अच्छे लोगों को अच्छे अच्छे किरदार मिल गए और मुझे नहीं मिला। उस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस भी होता है और मुझे बहुत दर्द होता है। बट फिर मैं ये भी देखती हूँ कि वाओ कितनी अच्छी बात है कि अब सबको मौका मिलने लग गया है और कितनी अच्छी बात है कि ये दरवाजा खुल सा गया है, ये सीमित नहीं रह गया है। अब हर कोई आके जो टैलेंटेड है, जैसे कि आई एम श्योर आपने देखा होगा एक लड़की है मोनिका, वो वो पिक्चर वो जो सिम कार्ड वाली है नेटफ्लिक्स पे, सिम कार्ड वाली अरे उसका पिक्चर या वेब सीरीज है? वेब सीरीज है सिम जामताड़ा। जामतारा। हाँ। वो उसमें जो एक्ट्रेस है मोनिका, एक्चुअली लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं कि वो अच्छी एक्ट्रेस है। उसकी एक और पिक्चर भी आई है सोलो इंडिविजुअल जिसमें वो लीड है। तो वो लड़की मुझे बहुत पसंद है एज एन एक्ट्रेस। तो मैं ये देखती हूँ कि ओ माय गॉड एक्चुअली अच्छे लोगों को काम मिल रहा है, वाओ। अभी तक के आपके करियर की जर्नी को आप कैसे देखते हो? अभी तक का जो आपका जर्नी रहा है एक्टिंग की दुनिया में। आई थिंक सही है अभी तक जो है, पर काफ़ी स्लो है। अच्छा। काफ़ी स्लो है, मतलब जहाँ पर आई थिंक, पर मतलब ठीक है जो आप लिखा है। संतुष्ट नहीं है अभी जो चल रहा है थोड़ा नहीं, सा? अगर हो जाऊंगी तो फिर मैं काम क्यों करूंगी? हम्म। फिर कोई मोटिवेशन थोड़ी रहेगी काम करने की अगर मुझे लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। और शाहरुख खान की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि ही इज़ अ वेरी वेल स्पोकन पर्सन। तो वो ये बात बोलते हैं कि अगर आप एकदम से आपको लगेगा ना कि आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच गए, और फिर वो काम करने का जो होता है कि अरे मैं तो पहुँच गया जहाँ मुझे पहुँचना था, फिर कंफर्ट जोन आ जाता है। तो वो कंफर्ट जोन आना नहीं चाहिए। आपने टीवी सीरियल्स में भी काम किए, फिल्मों में भी काम किया, तो अगर मैं बेसिक फ़र्क की बात करूं तो टीवी सीरियल्स में काम करने में और फिल्मों में काम करने में क्या फ़र्क होता है? टीवी किस तरीके सीरियल का वो सारी चीज़ें ट्रीटमेंट की मैं अगर मैं बात करूं कि टीवी सीरियल्स में आप एक्टिंग कर रही हैं, फिल्म में एक्टिंग कर रही हैं, तो इसमें फ़र्क क्या हो जाता है काम को लेकर के? टीवी सीरियल के जो आवर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छा। 12 से 13 घंटे। और वो एक जॉब की तरह होता है। और वो 3 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल, कभी उसकी कोई ड्यूरेशन ख़त्म नहीं होने वो वाली। कॉन्ट्रैक्ट पे वो आपने वो कर लिया। एग्जैक्टली तो आप कहीं ना कहीं एज एन आर्टिस्ट बंधा हुआ फील करते हैं, क्योंकि जो आप छुट्टी भी लेना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हैं, ऐसी एक प्रॉब्लम है। तो बाकी व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग आई थिंक सब कुछ सेम ही है। हम्म। सो मुझे नहीं लगता कि एक्टिंग में ये है कि जो टीवी हमारे इंडिया में आता है, पाकिस्तानी शोज बहुत डिफरेंट होते हैं। हमने देखा होगा वहाँ का एक्टिंग का जो कल्चर है वो डिफरेंट है, और इंडियन टीवी शोज का डिफरेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रामा उनको ज़्यादा हाई वोल्टेज पे चाहिए होता है। तो इसलिए इंडियन टीवी शोज में हमारी जो एक्टिंग रहती है वो थोड़ी ओवर द टॉप होती है। फिर जब वो वेब सीरीज़ की तरफ आती है वो थोड़ी मेलो डाउन होती है। और वेब सीरीज़ और फिल्म्स की एक्टिंग आई थिंक सेम ही है, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ उसी तरीके से है जो है। टीवी सीरियल्स में क्या कभी ओवर एक्टिंग की ज़रूरत होती है? ऑफ कोर्स होती है। और इनफैक्ट कभी कभी तो फिल्म्स में भी ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनको शायद लेखक ने लिखा ही ऐसा होता है कि ओवर एक्टिंग के पर्पज से, कि ये कैरेक्टर ही करेगा ओवर एक्टिंग। तो फिर करोगे आप, फिर तो आप देयर इज नो लुकिंग बैक। तो अच्छा, उर्फी जावेद को जानती हैं आप? हाँ ऑफ कोर्स उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूँगी कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो हम लोग ऑडिशंस पर कभी कभी इधर उधर मिलते थे, और कभी सेट पे एक ही सेट पे वो दूसरे टीवी शो के लिए मैं दूसरे टीवी शो के लिए शूट करते थे। तो मुझे तो वो हमेशा से एक अच्छी पर्सनालिटी लगी है, पर ये हमारी कोई ऐसी इंटरेक्शन नहीं है अभी, और ना तब भी थी, बस हाय हेलो ही थी, तो बस वही है। एंड आई फील प्राउड कि हम लोगों ने साथ में कहीं ना कहीं, ऐसे मेरे साथ के बहुत एक्टर्स हैं जो एक्चुअली में बहुत अच्छे मुकाम पर हैं फिलहाल, वैसे ही उर्फी भी इज वन ऑफ देम। लेकिन उनको लेकर के बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिक करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनके कपड़ों को लेकर के, या फिर जो भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे उनके स्टाइलिश कपड़े और बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उसको लेकर के क्रिटिक किया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है, तो उसे आप कैसे देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि
उसकी लाइफ है और इतनी करेजियस है वो। अगर किसी में इतनी हिम्मत है तो वो खुद करके दिखाए ये चीज़। वो अपनी जगह पे सही है, वो जो भी कर रही है कि क्योंकि मौके इतनी आसानी से नहीं मिलते। और अगर उसको मौका मिल रहा है उसके बाद वो उस मौके को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है और वो अच्छा कर रही है, तो उसमें बहुत हिम्मत चाहिए ये करने के लिए। जो वो कर रही है हर कोई नहीं कर सकता है। तो मुझे तो लगता है कि लोग तो वैसे भी अच्छे इंसान को, बुरे इंसान को, हर किसी में ऐप ढूंढ कर बस उसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, उसके लिए वर्क कर रहा है वो। तो एक आपने एक्टर की बात बताई कि किसके साथ आप काम करना चाहती हैं, तीनों खान के बारे में हमने बात की। अगर एक्ट्रेस की बात की जाए तो किस एक्ट्रेस के साथ आप काम करना पसंद करेंगी? पर मैंने एक्टर तो मेजरली मेरा फेवरेट तो रणबीर कपूर है। अच्छा। उनके साथ तो मैं डेफिनेटली काम करना चाहूंगी। ये आपने नहीं पूछा, आपने पूछा कि तीनों खानों में से किसके साथ काम। अच्छा, तो चलिए, रणबीर कपूर आपके फेवरेट एक्टर हैं, उनके साथ आप काम करना चाहती हैं? उनके साथ और इम्तियाज अली के साथ वो एज तो अ फिल्म डायरेक्टर हो। मेकर। अच्छा, तो मतलब आप रणबीर कपूर शुरू से ही आप उनके फैन रही हैं? हमेशा से, क्या बचपन चीज़ें से। पसंद आती हैं उनमें? एक्टिंग, अच्छा। लुक्स, ऑरा, हम्म। बात करने का तरीका, हर किसी के साथ। मतलब मैंने उनके साथ, मतलब उनके बारे में न्यूज़ में भी काफ़ी कुछ पढ़ा नहीं है। आई थिंक वो बड़े बड़े ही सॉर्टेड से इंसान है, हम्म। ऐसा लगता तो है, पर पता नहीं। हाँ, पर मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी। पर्सनल लाइफ का नहीं मुझे पता, पर प्रोफेशनली हाँ मुझे आई फील। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस किसके साथ काम करना चाहूँगी? आई थिंक कंगना रनौत इज़ वन ऑफ देम। एंड वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहती हैं कंगना रनौत। वो तो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो उससे तो मेरे को क्या मतलब, वो तो उनकी पर्सनल लाइफ है। पर वो एक्ट्रेस तो शी इज़ सो गुड व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। उनके साथ मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी। मतलब दिखना चाहूँगी कि यार ये कैसे, मतलब एक कैरेक्टर जो अभी भी मेरे दिमाग में हमेशा बैठा रहता है वो है दत्तू का कैरेक्टर। कि कैसे किया ये, मतलब कैसे किया, वो एक चीज़ है। तो इसके अलावा अगर हम एक्टिंग की दुनिया में ही बात करें, रोल मॉडल की बात करें, तो किसे मानती हैं आप? एक्टर इंडिया में हम्म। रोल मॉडल एक्टिंग में हाँ, एक्टिंग। रणबीर कपूर, रणबीर कपूर। क्यों? क्योंकि उनकी चॉइसेस क्योंकि बहुत। अगर एक्टिंग स्किल की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिसके पास बहुत ही स्किल्ड एक्टर्स हैं। क्योंकि वो मेरे फेवरेट हैं इसलिए, हमेशा से कोई रीज़न ही है ना इसीलिए। मतलब स्किल्ड एक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स हैं। राजकुमार राव है, विकी कौशल है, और बहुत सारे हैं जिनके बहुत अमेजिंग एक्टर। पर अभी अगर अगर वो जिंदा होते तो मैं इरफान खान को मानती हूँ रोल मॉडल, और मैं उनके साथ ही काम करना चाहती थी बहुत। एक्चुअली अभी भी जब वो स्क्रीन पे आते हैं, अभी मैं थोड़े दिन पहले हैदर देख रही थी और जब उनकी एंट्री होती है मैं रूम में ही चिल्लाने लग गई थी इतनी जोर से। मतलब ओ माय गॉड, व्हाट एन एक्टर, व्हाट एन एक्टर। तो आई थिंक इरफान खान वाज always somebody I wanted to always work with. And now it's Ranbir Kapoor. आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में आप बताना चाहें? जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एक साइको का कैरेक्टर किया है, वो एक फेस्टिवल फिल्म है। वो कब रिलीज होगी पता नहीं। और एक तो मैंने फिलहाल आपके साथ ही एक पिक्चर करी है। आई डोंट नो आप बताना चाहते हो उसके बारे में कि नहीं। तो या बस यही है फिलहाल तो, और आगे क्या होगा वो तो पता नहीं। चलिए ठीक है, आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ जैसे भी, कि कुछ मिसिंग हो, या फिर आप अपनी नहीं, तरफ से कुछ बताना चाहती हो ऑडियंस को? जैसे कि क्या? कुछ भी। नहीं, मेरे पास ऐसा एक्टिंग को लेकर के, हाँ, एक्टिंग को करियर को लेकर के। जैसे फॉर बडिंग आर्टिस्ट, हाँ, मैंने फॉर आपसे लाइक इसलिए बोला कि पीपल। आप कुछ भी बोलिए, कि मैं इतना छूट दे रहा था कि जो बोलना है बोलिए, लेकिन आप जब कह रही है क्या, तो चलिए मैं पूछ लेता हूँ। एक्टिंग को लेकर के ही आप क्या कहेंगे? किस तरीके से, अगर जो कोई भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो काम ढूंढ रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किस तरीके से उन्हें काम ढूंढना चाहिए? कुछ भी। उनको मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए, पहली चीज। एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। जो पैटर्न है उसको फॉलो करना चाहिए। प्रोसेस है, जो कि प्रोसेस है कि आप थिएटर जाओ,
एक्टिंग प्रैक्टिस करो, या आप सेट पे जाओ 1-2 दिन के लिए, बहुत ही हाईली प्रोफेशनल रहो, हम्बल रहो। हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है, वरना काम मिलना बंद हो जाता है। हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि अपने आप एक्सप्लॉइट मत हो, कैसे भी करके अपने आप को बचाओ, क्योंकि अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग जो कि आपका अच्छा काम देखते हैं, वो आपको मौका भी देंगे। तो आप भूख में, डेस्परेशन में कुछ भी मत करो। दैट इज माई लर्निंग। और प्रोजेक्ट्स भी अच्छे चूज करो, मतलब अगर आपके पास चॉइस आती है, पर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पता है, जब आपको मुंबई में रहना होता है और रेंट, लिविंग, ये सारी चीज़ें निकालनी होती है ना, तो आप चूज नहीं कर पाते हो फिर। वो मैंने फेस किया है कि आप चूज नहीं कर पाते हो, तब आपके रास्ते में जो कुछ भी आ रहा होता है ना, आपको लगता है आपको करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे तो आपकी मदद करेगा, करेगा ही करेगा, आपके एक्सपीरियंस में ऐड होगा। दूसरा, आपके पैसे सॉर्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने ये लर्न किया है कि आप कुछ भी मत करो, चूज करो, पेशेंस रखो। अगर कुछ आपके लिए बना है तो आप तक अपने आप ही चलकर शायद 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल बाद आ जाए, अगर आपके अंदर वो पेशेंस है। वही, ये पूरा गेम ही कंसिस्टेंसी और पेशेंस का है। सही बात है। एक नसरुद्दीन शाह की एक लाइन मुझे याद आ रही है। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप एक्टर हैं तो आपको काम मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा, लेकिन जब तक आपको काम मिलेगा तब तक आप एक्टर बने रह सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन मार्क है। तो आपने जो कहा ना कि पेशेंस, ये ज़रूरी है। हो सकता है वो कभी भी मिले, लेकिन उस टाइम तक अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपको काम ज़रूर मिलेगा। तो ये शाइनी दीक्षित हैं। शाइनी दीक्षित ने हमसे ढेर सारी बातें की, बॉलीवुड से लेकर के टीवी सीरियल्स में भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, और आप सब इन्हें जानते भी हैं। तो शाइनी, आप हमारे पॉडकास्ट में आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही, धन्यवाद।